शुरुआत करते हैं एक और वीडियो की। वीडियो जो है आपका है भारतीय भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जल संसाधन। तो जल संसाधन जो है ये वाला वीडियो है। अब इसके अंदर कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हमारे, तो वो अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर अपन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है इस प्रकार से, भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान का प्रारंभ किया था। तो भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान की जो शुरुआत है वो कब की थी, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी एकदम सही हो जाएगा। 2015-16 में जो भारत ने है वो जल क्रांति अभियान की जो है वो शुरुआत की थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल उपयोग जो है प्रतिशत में किसके कुल भौगोलिक संभव से ज़्यादा है, तो कौन सा है ऐसा, तो ये आपका जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है वो अन्य स्टेट की तुलना में इसके पास भौम जल प्रतिशत है वो जो संभावना है वो ज़्यादा है। ठीक है, इनके अन्य की तुलना में तमिलनाडु के पास। बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों में भौम जल के अधिक उपयोग से भूमिगत जल जो है में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। यानी पश्चिमी बंगाल और बिहार में कौन से तत्व का जो है प्रयोग लगातार करने की वजह से कौन सा तत्व है वो ज़्यादा बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी अच्छा यहाँ गलत हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है ना। और सैनिक या संख्या जो है वो यहाँ पर इसकी मात्रा जो है वो लगातार बढ़ी है। 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भौम जल है भाई। भौम जल के अत्यधिक उपयोग के कारण राजस्थान व महाराष्ट्र में भूमिगत तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। फ्लोराइड की मात्रा है राजस्थान और महाराष्ट्र में ज़्यादा भूमिगत जो जल है उसका उपयोग करने की वजह से बढ़ी है, और वहाँ पर बिहार और पश्चिमी बंगाल में जो है आर्सेनिक या संख्या की जो है समस्याएं बढ़ी हैं। इसके बाद में अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5 है, भारत में कुल उपयोगी जल संसाधनों की मात्रा लगभग है। तो भारत में कुल उपयोगी जो जल संसाधन है उनकी मात्रा कितनी है, तो उनकी मात्रा है 1122 घन किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधित अधिनियम कब लागू किया था। तो जो प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो संबंधित जल अधिनियम है वो कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1974 को। ठीक है, 1974 को ये जो है शुरू किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 का, जल संभरण प्रबंधन से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है। तो नीरू मीरू कहाँ चलाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू है, और राजस्थान में कौन सा है, अलवारी पानी संसद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, ये आ गया देखो नीचे, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है, तो ये अलवर के अंदर है। ठीक है, अलवारी जो है वो कहाँ है, अलवर, ऐसे अलवर और ऐसे ही अरवारी। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो भारत की जो जल नीति है वो कब घोषित की गई थी, तो 2002 में घोषित की गई थी। 2002 भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित है। तो यमुना नदी कहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि यमुना नदी है वो सबसे अधिक प्रदूषित कहाँ है। ठीक है, तो वो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, दिल्ली से इटावा के बीच में ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचा कहलाता है। तो राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण होता है वो किस में किया जाता है, तो टांका कहते हैं इसको, या दूसरा इसको कुंड भी कहते हैं। राजस्थान में हमारे यहाँ कुंड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो कुंड या टांका जो भूमिगत टंकी होती है उसे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का जल जो है किस प्रकार का संसाधन है, तो जल जो है वो चक्रीय संसाधन है। ठीक है, जल क्या है, चक्रीय संसाधन है भाई। ठीक है, ये यहाँ पर चक्रीय आ गया, अगर यहाँ चक्रीय नहीं होता तो ये नवीनीकरण योग्य भी है। जल नवीनीकरण योग्य और जो चक्रीय दोनों में ही आपका शामिल है। बड़े क्वेश्चन अगले की ओर।
CPCB का पूरा नाम क्या है? तो सी से आपका होगा सेंट्रल, पी से होगा पोल्यूशन, सी से होगा कंट्रोल और बी से होगा बोर्ड, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद द्वारा किस नदी को प्रदूषित हो रहा है? तो कौन सी नदी है? तो मूसी नदी है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के पर स्थित है या किनारे पर स्थित है, और यही नदी को ये प्रदूषित भी कर रहा है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन दो राज्यों में नीवल बोया गया क्षेत्र का 25% भाग सिंचाई में आता है? तो कौन से राज्य का आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पंजाब हरियाणा जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पंजाब हरियाणा इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपना है, भारत में जल की गुणवत्ता में हांस का कारण है। तो भारत में जो है क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए, औद्योगिक अवशिष्ट का जल में मिश्रण होना, कचरे निस्तारण एवं सीवरेज अवशिष्ट के मिलने से, मृतकों के शरीर के निस्तारण से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ये सभी भारत में जल की जो गुणवत्ता है उसको हांस करने के लिए जिम्मेदार हैं। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टर में किस सेक्टर में है? तो निम्नलिखित सेक्टरों में से कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है जल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर होगा हमारा सिंचाई। सिंचाई में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग है वो किया जाता है। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी रिक्त स्थानों की ओर, और रिक्त स्थान हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, तो वो ये है, पहला, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित है। तो यहाँ पर क्या आएगा? नदी। ठीक है, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। दूसरा है, जल संभरण प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के जिले में चलाया गया जा रहा है। तो कौन से जिले में? अलवर में। कौन से जिले में चलाया जा रहा है? अलवर में। ठीक है, फिर तीसरा है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। तो यहाँ पर गलती से जो है रिक्त स्थान जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका रिक्त स्थान आएगा, उसमें क्या होगा? जल। ठीक है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध जल संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक है, तो यहाँ पर जल आएगा और रिक्त स्थान आपका आएगा जो कहाँ आएगा? यहाँ रिक्त स्थान आएगा। ठीक है, तो यहाँ संसाधन से पहले जल आएगा। फिर नदियों के प्रदूषकों का संकेंद्रण रिक्त स्थान के मौसम में अधिक होता है। तो कब होता है? गर्मी के मौसम में अधिक होता है। किसमें? गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी कम हो जाता है जिस वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। जल संभरण प्रबंधन मुख्य रूप से रिक्त स्थान और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें होगा धरातलीय। ठीक है, धरातलीय। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है, भारत के रिक्त स्थान राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना बनाना आवश्यक किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु। तो कहाँ किया गया है? तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में ऐसा किया गया है भाई, वहाँ कंपलसरी कर दिया है कि जो है वर्षा जल संग्रहण के लिए टंकी बनानी पड़ेगी। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को रिक्त स्थान अथवा टंका के नाम तो कुंड। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कहते हैं? कुंड भी कहते हैं ना। हमारे राजस्थान में कुंड है, तो कुंड। ठीक है, तो कुंड आपका यहाँ हो जाएगा। और ये याद रखना, तमिलनाडु ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। लास्ट है, राजस्थान व महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में का सांद्रण बढ़ा है। तो किसका बढ़ा है? फ्लोराइड का। ठीक है, फ्लोराइड का बढ़ा है। और यहाँ में जो नीचे जो आंसर हैं वो भी मैं आपको दिख रहे होंगे, आपके नहीं दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो आप जो हैं वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, पहले में नदी होगा, दूसरे में अलवर होगा, तीसरे में जल होगा, चौथे में जो है गर्मी होगा,
उसके बाद में धरातल होगा, उसके बाद में तमिलनाडु होगा, कुंड होगा और फ्लोराइड होगा। बढ़े आगे। अति पश्चिमी राजस्थान में सूखाग्रस्त रहने का मुख्य कारण क्या है? 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा, ये इसका प्रमुख कारण है। भारत में सबसे अधिक समय बाढ़ की चपेट में आने वाले 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। तो एक तो हिमालय क्षेत्र है, दूसरा असम है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। भारत के किस भाग में नहरों द्वारा अधिक भाग पर सिंचाई होती है? तो उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान में काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है नहरों से सिंचाई की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भौम जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग करने वाले 4 राज्यों के नाम बताएं। तो भौम जल का सबसे ज़्यादा उपयोग कौन कौन से राज्य करते हैं? पंजाब करता है, हरियाणा, राजस्थान, ये तो तीनों पड़ोसी हैं, है ना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, ये 4 राज्य हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। जल संभरण प्रबंधन का उद्देश्य, 2 उद्देश्य बताने हैं। तो इसका उद्देश्य 2 पूछे हैं, तो यहाँ मैंने एक ही लिखा है। ये है व्यर्थ बहे जाने वाले जल को रोककर सिंचित करना। ठीक है, जल प्रबंधन के लिए सबसे बड़ा कारण ये है ना कि भाई जो जल है वो बह रहा है तो उसको रोकना और जल का जो है प्रदूषित होने से बचाना, ये भी इसी का ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित 2 नदियों के नाम बताइए। तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो नदियाँ हैं वो गंगा और यमुना हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, गंगा नदी किस स्थान पर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो गंगा नदी किस स्थान पर? तो गंगा नदी है वो कानपुर से वाराणसी के बीच सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। और गंगा नदी, यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी आपकी दिल्ली से इटावा के बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो ये याद रखना है, यमुना दिल्ली से इटावा और गंगा जो है वो कानपुर से वाराणसी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नदी जल संग्रहण क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो नदी जो जल ग्रहण क्षेत्र उससे क्या है, क्या किसे कहते हैं? तो एक नदी प्रवाहित होते हुए एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है और इस क्षेत्र को नदी जल ग्रहण क्षेत्र या नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी नदी क्या करती है, किसी क्षेत्र से होकर बहती है और उस क्षेत्र से जो वो बहती है और उस बहने वाले क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? नदी बेसिन या नदी जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 लेंगुन झीलों के नाम बताइए। तो भारत में पाई जाने वाली 3 लेंगुन झीलें हैं। तो सबसे पहले केरल की बात करेंगे। केरल में है वेबनाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश की पुलिकट और उड़ीसा की चिल्का, ये जो हैं वो आपकी लेंगुन झीलें हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट हो जाता है आपका। तो इस मोस्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करोगे, याद इसको रखना है। भारत में सबसे अधिक, ये दोबारा आ गया है, गंगा यमुना। नदी प्रदूषण मुख्य स्रोत हैं। तो नदी प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है वो आपका जैविक और जैवाणविक प्रदूषण है, ठीक है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा नदी प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें 12 का है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भौम जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जो भौम जल प्रदूषण है उसका प्रमुख कारण है वो है विषैले तत्वों, मुख्यतः जो विषैले तत्व हैं उनके मिलने से, नाइट्रस की वजह से, नाइट्रेटस की वजह से, फ्लोराइड की वजह से जो जल है वो प्रदूषण होता है, भूमिगत जल है वो हो जाता है। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से भूमिगत जल जो है वो प्रदूषित होता है। अब अपन बढ़ते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। लघुतरात्मक प्रश्नों की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से यहाँ पर हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा है वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ बताएं। तो वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ बताने हैं। तो देखो सबसे पहला तो ये है कि वर्षा जल को जो है इकट्ठा करके पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, पहला। दूसरा है लगातार गिरते जो भूम जल का जो जल स्तर है, यानी जो भूमिगत जल है उसका जल स्तर लगातार गिर रहा है तो उसको वर्षा जल को संग्रहण करके रोका जा सकता है। इसके अलावा जो जल के अंदर फ्लोराइड, नाइट्रेटस जैसे सदूषक हैं उनको भी कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 जो हैं ये वर्षा जल के जो है अच्छे हैं। भौम जल भंडार को पुनः भरण की कम मूल्य की तकनीकी कौन सी हो सकती है? तो देखो जो भौम जल है उसको भंडारण यानी दोबारा भरने के लिए जो कम पैसों वाली जो तकनीकी है वो कौन सी है? तो वो कौन सी हो सकती है? तो पहला इसमें आपका हो जाएगा कि जिसमें कम पैसा खर्च हो कि घर व या इमारत की छतों पर जो है वर्षा जल संग्रहण करना, यानी जो घर है या इमारत है तो उनसे जो वर्षा जल आएगा तो उसको एकत्रित करना। दूसरे हैं
जो पुराने कुएं हैं खुदे हुए, ठीक है, जिनमें पानी ख़त्म हो गया हो या किसी कारण से वो कुएं बंद हैं, तो उन कुओं को दोबारा भरा जा सकता है, यानी वर्षा जल वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है जिसमें कुएं भर सकें। नलकूपों का पुनर्भरण, जो ट्यूबवेल वगैरह हैं उनको दोबारा भर सकते हैं। रिसाव गड्ढों का निर्माण, रिसाव जो है गड्ढों का निर्माण, ठीक है। इसके अलावा खेतों के चारों ओर बंदिकाएँ या जो है बाड़ बनाकर भी जो है इन्हें रोका जा सकता है। तो ये कुछ का है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, भारत में लेंगुन और पस्य झील कहाँ पाए जाते हैं, इनके दो उपयोग बताइए। इसके अथवा में है, देश में लेंगुन और पस्य झीलों का वर्णन करते हुए इनका उपयोग बताइए। तो अगर अपन बात करें तो हमारे देश की जो समुद्री तटरेखा है वो काफ़ी विशाल, आप जानते होंगे, ठीक है। आप जानते हैं भाई कि देखो यहाँ से कि अगर अपन बात करें तो ये हमारा जो भारत है, ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ गुजरात आपका है। तो यहाँ से लेकर ये जो एरिया है यहाँ तक का पूरा भाग क्या है, तटरेखा है। और इस बड़ी तटरेखा होने के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ये जो तटरेखा है ये क्या है, कटी फटी है, या दंतुदर इसको बोल सकते हो। ये दंतुदर है। दंतुदर का क्या मतलब होता है, आरी के समान दांतों वाली जो आकृति होती है उसको। तो ठीक है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेंगुनें मिल जाती हैं। भारत के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो है केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में बहुत सी लेंगुन और पश्य जल झीलें हैं वो पाई जाती हैं। इन राज्यों में लेंगुन झीलों में जो है बड़े धरातलीय जल संसाधन है ये, ठीक है। यदि और यहाँ पर क्या है, अधिकांश भागों में खारा जल है, ठीक है। तो लेंगुन और पश्य जल जो होते हैं वो खारे जल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मछली पालन किया जा सकता है और चावल की कुछ किस्में जो खारे पानी में हो सकती हैं तो वो उगाए जा सकते हैं और नारियल की सिंचाई की जा सकती है। तो ये इनके 3 उपयोग हो गए, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, लेंगुन किसे कहते हैं, ठीक है। तो लेंगुन किसे कहते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेंगुन किसे कहते हैं, तो वही जो है देखे क्या होता है, लेंगुन की जो सागरीय धाराएं होती हैं या तरंगे होती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि तट के समीप जो है वो बालू रेत जो है वो निरंतर आकर जो है जमा होती रहती है। आपको पता है कि पानी अपरदन करता है तो उसकी वजह से, और फिर निक्षेपण भी करता है, तो पहले अपरदन करता है और फिर निक्षेपण करता है, तो ये समुद्री तट के पास कर देता है, जिससे क्या होता है एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और एक लंबी जो है मिट्टी का टीलेनुमी आकृति बन जाती है जिसे अवरोधिका कहते हैं, ठीक है। और जब जो है कभी कभार जो क्या होता है कि इस तटरोधिका के उस साइड यानी तट की तरफ कई बार सागरीय जल जो है वो भर जाता है और वो भरने की वजह से जो है झील बन जाती है और उसी झील को क्या है, लेंगुन कहते हैं। यानी इस झील का जो संबंध है वो समुद्र के साथ नहीं होता है, ठीक है, समुद्र से अलग होता है, जिस वजह से झील बनती है और इस झील को ही लेंगुन कहते हैं। और लेंगुन झील है वो हमेशा खारे पानी की होती हैं, ठीक है। तो ये आपका लेंगुन होगा। उसके बाद में, भारत में जल प्रदूषण निवारण हेतु लागू किए गए प्रमुख अधिनियम कौन से, नाम लिखें। तो देखो भारत में जल के लिए जो है मोस्टली जो 3 अधिनियम जो है वो बनाए जा चुके हैं, या नियम कह भी सकते हो आप, तो वो बनाए जा सकें। पहला इसमें आपका है जल अधिनियम बनाया गया था, ये 1970 में बनाया गया था और इस जल अधिनियम को जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है और इसका दूसरा नाम आपका है प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं। दूसरा आपका है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो बनाया गया था, तो ये 1986 में बनाया गया था। और उसके बाद में जल उपकर अधिनियम 1977 में बनाया गया था। तो ये 3 जो हैं वो हैं, ठीक है, ये हैं। और इसके अलावा आप जो पर्यावरण जो है या जल निवारण या जल प्रदूषण के निवारण के लिए बनाए गए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, तो देखो वो अलग है और ये अलग है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़े 6 की ओर, जल की गुणवत्ता से क्या आशय है, जल के गुणों का अंश कैसे होता है। तो देखो जल की गुणवत्ता से क्या आशय है कि जो जल की गुणवत्ता से तात्पर्य है जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल, या अपन ये कह सकते हैं प्राकृतिक तौर पर, ठीक है, जो प्राकृतिक सांद्रण होता है जल का उसके आधार पर अगर जल हमें मिलता है वैसा का वैसा मिलता है। जैसे क्या है H2O, अब ये जल का क्या है, ये रासायनिक सूत्र है, यानी ये जो फॉर्म होगी वो क्या होगी,
शुद्ध होगी, उसे अपन अगर इससे H2O में अगर किसी प्रकार से किसी भी रसायन के कारण या और अन्य कारण अगर इसके अंदर जो है किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो वो अशुद्ध जल कहलाएगा या प्रदूषित जल कहलाएगा। ठीक है, और इसके हांस क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है वो आपको पता ही है कि देखो सूक्ष्म जीव हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, नगरीय अपशिष्ट हैं। ठीक है, तो ये जो है लगातार जल के अंदर मिल रहे हैं जिसकी वजह से जल प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, तो ये चीज़ इसके अंदर रहेगी। लास्ट आपका है लोगों पर 7 का क्वेश्चन। ठीक है, लोगों पर प्रदूषण जल गंदे पानी के उपयोग के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखो जाहिर सी बात है, गंदे जल का अगर अपन उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, बीमारियां होती हैं। और अब बीमारियां होती हैं, अब यहाँ पर मोस्ट हो जाता है कि बीमारियों के नाम क्या होते हैं भाई। ठीक है, तो जल से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इससे होने वाली हैं जेत्रक, अंत्रशोथ, पीलिया, हैजा, टाइफाइड आदि जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां हैं जो जल प्रदूषण की वजह से होती हैं। हरियाली योजना क्या है, तो हरियाली योजना क्या है, तो देखो केंद्र सरकार द्वारा जल संभरण विकास जो परियोजना है वो चलाई गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनारोपण आदि के लिए क्या है, जल संरक्षण के लिए योजना बनाना है या योग्य बनाना है। ठीक है, संरक्षण के योग्य बनाना है। और ये परियोजना जो है वो लोगों के सहायकों से ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित की जाती है। ठीक है, हरियाली एक परियोजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। किससे रिलेटेड है, जल संभरण विकास से रिलेटेड है, जो गाँवों में पेयजल, ठीक है, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनारोपण आदि के लिए जो है जल का कुशल प्रबंधन और संरक्षण सिखाती है। ठीक है, तो हरियाली का मतलब ये मत कर देना कि ये हरी भरी हरियाली से है। उसके बाद में भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता पर संक्षिप्त में टिप्पणी। तो अगर अपन बात करें तो भारत में जो जल उपलब्धता है उसके पर टिप्पणी लिखनी है, तो आपको बताना है भाई भारत जो है वो धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर है, कितना प्रतिशत यहाँ जनसंख्या है, कितना प्रतिशत जल संसाधन है, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। धरातलीय जल व भौम जल में अंतर, तो धरातलीय जल तो आपको पता ही है, जो देखो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो जल है उसे धरातलीय जल कहते हैं, जैसे नदी, झील, नहरें, तालाब इत्यादि। ठीक है, और भौम जल क्या होता है, जो भूगर्भ में चट्टानों की दरारों या छिद्रों में पाया जाता है उसे वो भौम जल कहलाता है। और इसके साधन जो है वो कुआं है, नलकूप है, हैंडपंप, इनके माध्यम से। ठीक है, बढ़ते हैं 11 की तरफ। मोस्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जल से संबंधित प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, अथवा बढ़ती जनसंख्या में जल की मांग बढ़ना अनेक जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं कैसे। तो यहाँ पर जो अपन जो है इसके बारे में बात करेंगे, तो ये बात अपन यहाँ करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जल जो है उसकी प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वो जनसंख्या बढ़ने के कारण तीव्र गति से घटेगी। भाई अगर मान लो कोई चीज़ है वो हमें 1 है तो हमें 100 मिल रही हैं, और अगर हम 10 होंगे तो 10 मिलेंगे, अगर हम 100 हुए तो 1 मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हमारा है कि धरातल पर जो जल उपलब्ध है वो संसाधन जो है, जल संसाधन वो औद्योगिक, कृषि, घरेलू निस्तारण आदि से के कारण प्रदूषित होता जा रहा है, और ये प्रदूषण भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। तीसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो जल है उसका हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, या इसकी जो उपलब्धता है वो सीमित है। भाई अपन उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं जबकि हमें ये पता है कि ये सीमित है। चौथा कारण इसमें हो सकता है जल की कमी से कृषि जो क्षेत्र है वहाँ भी कमी आएगी। अगर जल कम हो गया तो वहाँ भी कमी आएंगी, निश्चित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के विभिन्न तरीके बताइए। तो जल के जो हैं कई तरीके हैं जो है, तो इसमें जो मान लो जो कम गुणवत्ता वाला जल है उसको जो है थोड़ा बहुत शुद्ध करके, ठीक है, उसको शीतलन में काम लिया जा सकता है। अग्नि जो समन है उनके अंदर काम में लिया जा सकता है, तो ये उसका उपयोग हो सकता है। दूसरा, जो नगरीय क्षेत्रों में नहाने का, बर्तन धोने का, वाहन धोने का आदि का जल है, उस जल का उपयोग जो है वो बाग बगीचों में किया जा सकता है, जिससे जल
के ऊपर दबाव है वो कम होगा। भौम जल से अत्यधिक उपयोग के कोई 3 प्रदूषण लिखें। अगर हम बहुत ज़्यादा जल भूमिगत जल का उपयोग करते हैं तो इसके 3 दोष। पहला है कि अगर हम अत्यधिक उपयोग करते रहे तो कुछ राज्य में इसका स्तर जो है वो नीचा हो जाएगा। महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में जो है फ्लोराइड का केंद्रण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें और बिहार की बात करें तो यहाँ पर अत्यधिक भूम जल के कारण संख्या का संकेंद्रण में वृद्धि हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो नुकसान है। जल संभरण से आप क्या समझते हैं? जल संभरण से आप क्या समझते हैं भाई? तो जल संभरण जो है वो एक प्राकृतिक भूजल इकाई है जिसमें जल एकत्रित होते हैं एवं सरिताएं सामान्य स्थान से बहती हैं। भूमि की ये इकाई कुछ हेक्टेयर का छोटा क्षेत्र भी हो सकता है अथवा गंगा नदी बेसिन के समान सैकड़ों वर्ग किलोमीटर बड़ा भी हो सकता है। तो जल संभरण भूमि जो होती है वो क्या है, एक प्राकृतिक जो है भूजलीय इकाई है जिसमें जल आकर रुकता है बस। तो ये चीज़ इसके अंदर है। पंजाब हरियाणा राज्यों में पर्याप्त जल उपलब्धता, परंतु यहाँ भौम जल स्तर निरंतर नीचे गिर रहा है। इसके प्रमुख कारण हैं, तो इसमें जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है जिसके कारण ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और यहाँ पर जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसका 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है मुख्यतः चावल गेहूँ की कृषि की जाती है। अब ये जो हैं जो ऐसी फसलें हैं जो सिंचाई के अभाव में संभव नहीं हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय जल नीति 2002 की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, मुख्य विशेषताएं। तो जो आपकी राष्ट्रीय जल नीति 2002 है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो इसमें को क्या क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना जो है में पीने का जल घटक में सम्मिलित किया जाना चाहिए। पेयजल संबंधित मानव और प्राणियों की उपलब्धता को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी पीने योग्य पानी है वो चाहे जीव हो चाहे मनुष्य हो, सबके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। और भौम जल जो है उसका शोषण है वो सीमित हो और नियमित हो, ठीक है, यानी एक नियम के अकॉर्डिंग ये सब होना चाहिए। उसके बाद में सतह व भौम जल दोनों की गुणवत्ता की नियमित जाँच होनी चाहिए जिससे जो है जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई चरणबद्ध, ठीक है, या क्रमबद्ध भी आप कह सकते हो, कार्यक्रम चलाए जा सकें। उसके अलावा जल के सभी जो विधिक प्रयोग हैं उनकी कार्य क्षमता को सुधारना चाहिए। यानी जल जहाँ भी उपयोग हो रहा है तो उसकी कार्य क्षमता सही होनी चाहिए। उसके अलावा जल जो है उसको दुर्लभ संसाधन के रूप में जो है जागरूकता विकसित करनी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि जल जो है वो रेयर है, ठीक है, और रेयर अपने आप में है, वास्तव में है। इसकी ये नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि जल दुर्लभ है, जल दुर्लभ है वाकई में। क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम की बात करें या हमारे द्वारा अब तक का जो हमने जितने अंतरिक्ष को जाना है, जितनी जानकारी हमारे अंतरिक्ष में हमारे पास है, जितने क्षेत्र को अपन ने जो है उजागर किया है, ठीक है, तो उस सभी जगहों पर हमें जल जो है वो पृथ्वी के अलावा कहीं पे भी नहीं मिला है, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे अंतरिक्ष के हिसाब से, वायु ब्रह्मांड के हिसाब से जल जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके अलावा जो है शिक्षा, विनिमय उपकरणों, प्रेरकों, अनुक्रमों आदि द्वारा जो है चेतना बढ़ाई जा सकती है। तो इस वीडियो में ये हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।